नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सबसे पहले तो जो विलंब हुआ है उसके लिए क्षमा याचना करेंगे। जैसा कि देश में जो 5G और तमाम नेटवर्क के दावे होते हैं, वो नेटवर्क कहीं कुछ समस्या कर रहा था और हमारे मेहमान जो हैं आज के, वो जुड़ने में कहीं ना कहीं तकलीफ कठिनाई पेश आ रही थी, इसलिए कुछ विलंब हुआ। तो पहले पुनः क्षमा याचना। और हम बात करने जो जा रहे हैं, आपने देखा ही है हमारा जो अनाउंसमेंट है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका जो सूत्रवाक्य निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव, अब देश का बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा जो वोटर्स है, वो इस पर यकीन कर नहीं रहा है। बार बार बहुत सारे सवाल, चाहे आम चुनाव हो या राज्य विधानसभाओं के चुनाव हो, और जब जब चुनाव समाप्त होते हैं या चुनाव होते हैं, तो चुनाव धांधलियों की जबरदस्त तरीके से गूंज बार बार हो रही है। और जो चुनाव आयोग के मुखिया हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चीफ राजीव कुमार जी, तो बार बार बात करते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड। लेकिन सच्चाई क्या है, ये देश से छुपी हुई नहीं है, देश के सामने है। और जो चुनाव धांधलियां हैं, जो चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं निष्पक्षता, स्वतंत्र नहीं होने को लेकर उंगलियां उठती हैं, तो उसकी लड़ाई निरंतर लड़ने वाले मैदान में बने हुए हैं वो राजनीतिक जो विरोधी दल हैं, उनकी ओर से कहीं ना कहीं मूव्स होते हैं, बात उठती है। फिर एक्टिविस्ट हैं, संविधान की जो लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई, उसके लड़ने वाले, चाहे वो ख्यातनाम वकीलगण हों या विधिवेत्ता हों या जो ऐसे संगठन हैं, एक्टिविस्ट हैं, संगठन हैं, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो ऐसी ही लड़ाई लड़ने वालों में एक बहुत प्रमुखता के साथ जो नाम है, वो है एडवोकेट महमूद पाचा साहब का। और मैं आज ये बात इसलिए करने जा रहा हूं कि कुछ बदलाव जो चुनाव प्रक्रिया है, जो निष्पक्षता स्वतंत्रता की बात होती है, उसमें केंद्र की सरकार ने कुछ नियम बदले, और वो नियम जो बदले हैं, वो कहीं ना कहीं जो महमूद पाचा साहब की लड़ाई है उससे जुड़े हुए हैं। तो हम आज इसी सब पर बात करने के लिए चलेंगे। हमारे खास मेहमान जुड़ते हैं, उनको जुड़ गए हैं हमारे साथ महमूद पाचा साहब। पाचा साहब, बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला, बहुत बहुत वक्त शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत। सर, ये जो मैं यहीं से शुरू करूंगा कि जो चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 93 में जो संशोधन करना पड़ा है, सरकार ने किया है, तो ये आपकी जो लड़ाई है, आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत सारी, आप अलग अलग बहुत सारे आपने मोर्चे खोल रखे हैं, और जो वास्तविक जो लड़ाई होनी चाहिए जिसके लिए आप कहीं ना कहीं मैदान में हैं, तो ये क्या आपके लिए धक्का है, चोट है, कैसे देखा जाए, माना जाए, और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ गई, सरकार को क्यों बदलना पड़े, चुनाव आयोग तो है, क्यों बदलना पड़े? आपकी पहली प्रतिक्रिया, फिर करूंगा आगे सवाल जवाब। ये मैं थोड़ी सी, अगर मुझे 1 मिनट चाहिए होगा ये इसके ऊपर जवाब देने के लिए, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल सवाल है आपका ये। सर, ऐसा है, पिछले कई सालों से, बहुत सालों से बल्कि, बहुत सारे लोग 2014 के बाद से खास तौर पे ये चुनाव में चोरी की ईवीएम की मशीनों के खिलाफ और पेपर बैलेट के विषय में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा था। एक तरफ पेपर बैलेट वाले और एक तरफ ईवीएम मशीन वाले थे। और ईवीएम मशीन वाले जो हैं, जो दो तरह के ग्रुप्स थे, जो ये कह रहे थे कि ईवीएम मशीनें जो जिस तरह से हैं वो ठीक हैं, और एक ये कह रहे थे कि इसमें सुधार होने चाहिए ईवीएम की मशीनों में। तो हम लोगों ने आके पिछले 1 साल से 5 जनवरी 2024 से आके हमने एक तो ये पिक्चर क्लियर की कि देश में चुनाव सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होने चाहिए, मशीनों में धोखा ही धोखा है। और ये इसके लिए जितने भी एक्सपर्ट्स थे, जो हमारे सिटीजन कमीशन ऑफ इलेक्शन, निर्वाचन, दूसरे जितने भी सीनियर लोग थे, उन सब लोगों को हमने कन्विंस किया, दे गॉट कन्विंस। उसके बाद पेपर बैलेट बनाम ईवीएम की लड़ाई डायरेक्ट शुरू हो गई। अब जो हो रहा है कई सालों से, उसके विषय में मैं बता दूं आपको। अगर फुटबॉल बहुत सारे लोग देखते हैं, मैं तो खैर बास्केटबॉल खेलता था, लेकिन फुटबॉल बास्केटबॉल से ज्यादा पॉपुलर है इंडिया में, तो उसी के उस अंदाज से बताऊंगा मैं कि 2 टीमें खेल रही थी, एक इस तरफ, एक ईवीएम को की तरफ, एक ईवीएम में सुधार की तरफ। अब ईवीएम के पक्ष में जो लोग थे वो फाउल करके गोल पे गोल करे जा रहे थे। 46 गोल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में किया और विभिन्न अदालतों में किए, फाइन भी लगाए, सब लगाए। लेकिन पिछले 1 साल से हम लोगों ने, जो एक दूसरी टीम उतरी, जो हम लोग थे जिसने बाकी सब लोगों को भी कन्विंस किया, और जो रेफरी है
उसके मिले होने के बावजूद, अब मैं ये थोड़ी गंभीर बात कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट भले ही दबाव में हो या कोई भी हो, अदालतों को भी दबाव में लिए जाने के एलिगेशन लगते रहे। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद भी ये बात बोली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। तो एम्पायर, फाउल सब भी झेलने के बाद हमने पहला गोल किया जब हमने रामपुर के चुनाव की ईवीएम की वीडियो रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज और फॉर्म 17C वगैरह, जिसको चुनाव आयोग देना ही नहीं चाहता किसी को, वो हमने हासिल कर लिए। उसके बाद फिर हमने फतेहपुर सीकरी के लिए और दिल्ली हाई कोर्ट से भी ऑर्डर्स आने लगे, और जब हमारे ऊपर फाइन भी लगा 1 लाख रुपए का, इसी विषय के ऊपर लगा था कि, लेकिन हमने फिर वो सुप्रीम कोर्ट से फाइन भी हटाया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा कि अब आप जाओ जिस भी अदालत में आप जाना चाहते हो, आपको पूरी लिबर्टी। तो हमारी तरफ से भी बावजूद इसके कि फाउल भी कर रही थी सामने वाली टीम और अंपायर भी जिस प्रकार के भी हैं वो चल रहा है, तो हमने भी गोल करने शुरू किए। लेकिन हरियाणा का जब ये हमने हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट से जब ये ऑर्डर आया ना कि बावजूद इसके कि मैं हरियाणा का वोटर नहीं हूं, बावजूद इसके कि मैं हरियाणा में इलेक्शन नहीं लड़ा, बावजूद इसके कि मैं सिर्फ एक नागरिक की हैसियत से पूरे हरियाणा की 90 की 90 सीटों की वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज, फॉर्म 17C का 1 और 2 पार्ट 1 और 2 सब मुझे दे दी जाएगी। और चुनाव आयोग ने बहस करने के लिए इतने सारे वकील उतारे अपने, उन्होंने पूरी ताकत से बहस की। उन्होंने ये कहा कि ये व्यक्ति जो है इसका मिसयूज करेगा, ये मिसचीफ करेगा, ये देश में अफरा तफरी फैला देगा और पता नहीं क्या क्या। शॉर्ट ऑफ जो देवेंद्र फडणवीस साहब ने अपनी अभी जो असेंबली में एक पहली मेडन स्पीच दी ना, उसमें शुरुआत ही मेरे नाम से की कि ये वकील कौन है, इसको हटा दो, ईवीएम की लड़ाई आप लड़ो लेकिन इस वकील को हटा दो, ये आतंकवादियों का वकील है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूँ। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने बोला, तो वो सब बातें कोर्ट में भी हुई, लेकिन अदालत ने कहा नहीं, देनी पड़ेगी क्योंकि ये कानून सम्मत है और न्याय सम्मत है, संविधान सम्मत बात है। इसके बाद 90 गोल एक साथ हुए। तो अब 90 गोल के बाद तो फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा जहां पे आपने ये 90 गोल किए ना जिस फील्ड में, हमने वो गोल पोस्ट हटा के दूसरी फील्ड में रख दिया, अब आपको शुरू से वहां गोल करने पड़ेंगे। लेकिन हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, हम लोग इसके लिए तैयार थे। मैं खुशखबरी आपको ये दे दूं, मुझे पता था यही होगा, आई वॉज एंटीसिपेटिंग दिस, तो मैं उसके लिए तैयार हूं। और चुनाव आयोग अपने ही जाल में और बुरी तरह फंस जाएगा, ये मैं देश की जनता को आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाना चाहता हूं। एक तो ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, यानी कि आगे के लिए होता है कोई भी कानून में बदलाव हो इस प्रकार का, तो लेकिन तो हमें पिछला तो मिलेगा ही मिलेगा सारा, एक बात। दूसरी बात ये कि इससे चुनाव आयोग और बड़ी मुसीबत में आ जाएगा, क्योंकि मैं इसके लिए तैयार था और मैंने लिए इसके लिए, उनके लिए अगर क्रूड लैंग्वेज में बोला जाए तो जाल बिछा रखा था कि यदि ये करेंगे तो इनको और भी ज्यादा जानकारी मुझे देनी पड़ेगी। अब मैं वो स्ट्रेटेजी पब्लिक डोमेन में नहीं, अदालत में डिस्क्लोज करूंगा जब ये अदालत में मेरे खिलाफ कुछ बोलते हैं। अभी तक तो इन्होंने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एक मजेदार बात ये है कि ये परम आदरणीय, प्रातः वंदनीय और सायकालीन वंदनीय जो नरेंद्र जी मोदी हैं, उन्होंने, उनकी केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन निकाला है। चुनाव आयोग को पता नहीं तकलीफ थी या नहीं थी, ये कहीं भी पब्लिक डोमेन में नहीं है कि चुनाव आयोग ने ये बोला है केंद्र सरकार को कि नोटिफिकेशन निकालो। मोदी जी ने स्वयं इसमें पहल पेशकदमी की है, तो आप लोग समझ सकते हैं किस लेवल तक हमारा तीर जो है एकदम निशाने पे लगा है। और इसका अंजाम क्या होगा वो बहुत खतरनाक उन लोगों के लिए है जो ये फर्जीवाड़ा करके चुनाव जीत रहे हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है, ऐसा हमारा इल्जाम है। इसका अंजाम ये हो सकता है कि 90 से ज्यादा सीटों पे लोकसभा के इलेक्शन पिटीशन डली हुई, वो सारी सीटें जा सकती हैं, इसका ये अंजाम। ये अभी भी टाइम है, हरियाणा का तो टाइम निकल गया, खैर 16 से ज्यादा पिटीशन हरियाणा में भी पड़ी हुई है, वो 16 इलेक्शन रद्द हो सकते हैं। इसका अंजाम, इसका नतीजा ये होने वाला है, इसीलिए मोदी जी ने स्वयं इंटरवीन किया इसमें। जो 288 सीटों पे चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में, उसमें से 150 से 200 सीटों पे जो बीजेपी जीती है, उन सभी सीटों पे चुनाव दोबारा होने की, और वो भी 6 महीने से 8 महीने तक के ड्यूरेशन में पोटेंशियल है। इसीलिए इन्होंने ये हारने के बाद मैच गोल पोस्ट बदल दिया कि आपको यहां नहीं, अब यहां गोल करने पड़ेंगे, तब मैच होगा। ये है नटशल में। ममता को ऐसे देखा जाए जैसे आपने कई संकेत दिए, चोर की दाढ़ी में तिनका, एक तो आपने कहीं उसमें ध्वनित होता है एक चीज, और दूसरी चीज कि अब ये सच सामने आने में, सच तो आएगा। आपने कहा कि हम बिल्कुल तैयार थे, आपकी मनोस्थिति थी, आपने आगे के कदमों को सोच रखा था,
तो अब क्या ये कुछ विलंब होगा आपको? अब जो कानूनी लड़ाई आप एक लड़ते, इसमें और कुछ पेचीदगियों के साथ, या आप जो अब करने वाले हैं, वक्त लगेगा देश के सामने आने में ये सारा का सारा सच? देखिए, वक्त के लिए ये जो किया है उसके लिए तो मुझे फायदा होगा, मतलब और कम वक्त लगेगा। लेकिन अगर हम सिविल सोसाइटी, हम लोग, सिर्फ हम लोग लड़ते रहेंगे तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा ही लगेगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारे साथ आ जाए तो इस ऑर्डर के बाद हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी को, अपने परम आदरणीय को, अपने लीगल टीम से दोबारा डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि ये मैं इशारे में ही बता रहा हूं, इससे हमें ज्यादा फायदा होने वाला है और वो और ज्यादा फंसने वाले हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं। लेकिन अगर उन्होंने निष्पक्ष चुनाव कराए तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराए, वही मैं कह रहा हूं कि वीडियोग्राफी दे दो, कानून ये कहता है। दुनिया देख लेगी कि आपने कितनी निष्पक्षता से चुनाव कराए और आपको कैसे, आपने बिल्कुल सुनामी ला दी महाराष्ट्र में, सुनामी ला दी हरियाणा में, और लोकसभा में भी आपकी 240 आ गई। कितनी ईमानदारी से आ गई, यही तो मैं कह रहा हूं। मैं तो इनकी तरफ हूं, लेकिन इनको नजर नहीं आ रहा। चुनाव आयोग भी ये कहता है हम निष्पक्ष हैं। मैं वो निष्पक्षता दुनिया को दिखाना चाहता हूं। पता नहीं चुनाव आयोग ये क्यों कार्य कर रहा है जिससे ये लगे कि ये कुछ बेईमानी कर रहे हैं। पता नहीं मोदी जी ऐसा क्यों काम कर रहे हैं कि जिससे लोगों को ऐसा शक होने लगे कि ये बेईमान है, बेईमानी कर रहे हैं, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। मैं तो इनकी ईमानदारी ही दिखाना चाह रहा हूं ना, कितने निष्पक्ष चुनाव कराए हैं और ये जेन्युइनली सारे चुनाव जीते हैं। यही तो बात है। अब इस महीने क्या परेशानी है? अब ये जग जाहिर है। लेकिन अगर मुद्दे की बात यह है कि अगर स्लीपर सेल से हट के कांग्रेस पार्टी और दूसरी पार्टी अगर इस मैदान में उतर आए, तो कैंडिडेट्स अगर पिटिशंस डालेंगे तो ये चुनाव रद्द होने के लिए, या इतनी सीटों पे दोबारा, मतलब 200 के करीब सीटों, 150 से 200 रद्द हो सकते हैं चुनाव। महाराष्ट्र में 16-17 पिटिशंस डली हुई हैं, 16-17 रद्द हो सकते हैं ये हरियाणा में। और वो अगले चुनाव जो होंगे, क्योंकि हम इतने सबूत दिखा देंगे अदालतों में, पेपर बैलेट से ही होंगे, क्योंकि पेपर बैलेट का मेथड जो है आज भी फर्स्ट मेथड ऑफ होल्डिंग इलेक्शंस इज पेपर बैलेट ओनली, नॉट द फ्रॉडुलेंट मशीन्स। मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन उसके पहले, क्योंकि आपने कहा इस पूरे मामले में ये सरकार ने अपने स्तर पर निर्णय लिया और फैक्ट दिख रहा है कि उन्हें जो अधिसूचना जारी की उनकी अपनी ये कहीं मूव है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मांग की, नहीं की, पीछे क्या है वो तो पर्दे के पीछे की कहानी है। लेकिन आयोग ने इसमें जरूर कहीं एक उनकी तरफ से, हम जो पढ़ रहे हैं अखबारों में और तमाम, उनकी तरफ से ये कहा है कि जो मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी फुटेज देने से गोपनीयता भंग हो जाएगी। ये उनकी तरफ से आया है इसमें, तो कहीं दिखता है कि बिल्कुल ठीक बात है। मैं खुद ही ये बात कह रहा हूं कि इलेक्शन आयोग जो है, मैं तो आज तक उन्हें ईमानदार नहीं कहता आया हूं। मैं एक बार ये अपने आप भी मौका देना चाहता हूं, अपने आप को भी, कि मैं भी उन्हें ईमानदार कहूं। लेकिन ये जो क्या बोलूं, इनको नॉन बायोलॉजिकल ज्ञान या जो ईश ज्ञान प्राप्त हुआ है, वो 9 दिसंबर 2024 के बाद ही क्यों प्राप्त हुआ है कि ऐसा हो जाएगा? ये काम तो 9 हरियाणा की जजमेंट से पहले भी, यानी कि इस महीने की 9 तारीख से पहले भी यही बात थी। तब तो उन्होंने कभी कहा नहीं। मुझे तो पहले दे चुके हैं ना ये, ऐसा तो है नहीं कोई मैं नई चीज मांग रहा हूँ। मैं तो उनसे ले चुका हूँ ना, जैसे भी ली मैंने अदालत के माध्यम से ले रखी है। अब ये इन्हें जो ईश ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये 9 तारीख के बाद क्यों हुआ है? चलिए, ये भी चलिए ठीक है। ये फिर भी मैं कह रहा हूँ, मैं तो जी पूरी ताकत लगा रहा हूँ कि किसी प्रकार से मैं ये साबित कर पाऊं कि मोदी जी 1% ईमानदार है, चुनाव आयोग के राजीव कुमार जी 1-2% ईमानदार है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूं। 99% इन्होंने घपला किया है। मुझे कम से कम इतना तो मौका दें कि मैं इन्हें 1-2% ईमानदार साबित कर सकूं। चलिए वो ना दें, बूथ वाले ना दें, बाकी दे दें। ये देखिए, एक झूठ बोलने के लिए 70 बोलने पड़ते हैं, लेकिन अंबेडकरवादी हमेशा जो है वो 10 कदम आगे सोच के चलते हैं। मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, वो ना दें, उसके लिए हम अदालत में लड़ लेंगे, बाकी दे दें बूथ की। उसके बाद एक और बोला है कि इससे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन में फर्क पड़ जाएगा। यहां नहीं, एक छत्तीसगढ़ में और एक जम्मू कश्मीर में, वहां इलेक्शन में खतरा पड़ जाएगा। अब ये अमित शाह जी के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक टिप्पणी राजीव कुमार जी के अधिकारियों ने की है। अमित शाह जी तो हमें रोज बताते हैं, अब पता नहीं झूठ तो नहीं बता रहे कहीं, पहली बार शक हुआ मुझे तो। जम्मू कश्मीर में एकदम शांति है, लोग आगे बढ़ के बड़ी संख्या में वोट दे रहे हैं। आज तक कभी इससे ज्यादा वोट ही नहीं दिए। वहां तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम एकदम परफेक्ट हो चुकी है, इसीलिए तो धारा 370 हटाई थी। इसीलिए तो ओजस्वी सरदार पटेल से भी ज्यादा अपने आप को महान बताने की चेष्टा करने वाले होम मिनिस्टर साहब बने हैं। तो जम्मू कश्मीर तो नॉर्मल है,
वहां कौन सी दिक्कत हो गई अमित शाह जी? ये चुनाव आयोग को समझाइए ना, आपके खिलाफ बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में तो आपने कहा है कि हम नक्सलवाद खत्म कर चुके हैं, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, वहां कौन सी समस्या आ गई अब? मतलब ये चुनाव आयोग तो आपकी सारी कलई खोल देंगे। और मैं कह रहा हूं वो मत दें मुझे, बाकी दे दें, क्योंकि एक वही थोड़ी फ्रॉड हुआ है। हमारा यही कहना है, हर स्टेज पे हुआ है, तो इनके पास कोई आर्गुमेंट बचेगा नहीं। ये जितना बोलेंगे, मेरे जाल में, कानूनी जाल में, संवैधानिक जाल में जो मैंने बिछाया है, उसमें ये और फंसते जाएंगे। एक ही रास्ता है इनके पास, देश से माफी मांगे हाथ जोड़ के, और जो भी है इनकी सजा, जो कानूनन सजा है, मैं कोई अपने आप। और दूसरा, मुझे इतनी जो मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या पूरे ट्रोल आर्मी लगा दिए हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पर फैसला तो मैं करता ही नहीं हूं। मैं तो सिर्फ अपना पक्ष रखता हूं, फैसला तो अदालत कर रही है, और वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड कितनी है दुनिया जानती है, उसके बाद कर रही है। तो देखे ना, अपने गिरेबान में भी तो देखे, मैं थोड़ी ऑर्डर कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ केस रख रहा हूं अपना, एक थोड़ा मेहनत करके ज्यादा दूसरे तरीके से रख रहा हूं। यही इल्जाम लग सकता है मुझ पे, और तो कोई इल्जाम लग नहीं सकता। बिल्कुल। महमूद सर, एक चीज और भी रही है, उन्होंने जो आपने बात की, लोह पुरुष, जो आज के लोह पुरुष, सो कॉल्ड लोह पुरुष, जिनको बीजेपी और तमाम कहती हैं, अभी उन्होंने बहुत लंबे वक्त बाद उनकी एक निंद्रा टूटी है, या उनकी ओर से वक्तव्य आया है। अभी आपने देखा होगा, वो एक वो गोदी मीडिया पे थे और उनसे ये सवाल हुआ था, गोदी मीडिया ने हिम्मत थोड़ी सी की कि 7-7% वोट बढ़ जाना, 11-11% बढ़ जाना, तो उन्होंने बड़ी एक ताकीद भरे अंदाज में कहा था कि लोग जान ही नहीं रहे, चाहे वो जो एक्टिविस्ट हो वो नहीं जान रहे ना, जो ये विरोधी दल है वो स्मरण कर पा रहे हैं कि जो प्रक्रिया है चुनाव की, वो शेषन समय साहब के समय से है। शेषन साहब को उल्लेखित किया, और बार बार ये लोग इसलिए उल्लेखित करते हैं कि शेषन साहब और आज के दोनों के दौर की तुलना होती, तो उन्होंने ये कहा है उसमें कि जब चुनाव जो समाप्ति के आसपास होता है, जो लाइन लगी होती है, उन लाइनों को हम उनको अलाउ करना जरूरी होता है, और वो अलाउ करते हैं तो इसलिए बढ़ जाता है प्रतिशत, 7%, 11%, ये निकल कर आया है उनकी ओर से, कहीं संकेत है कि इतना बढ़ जाता है, इसलिए बढ़ता है कि लंबी लंबी लाइनें हैं। इस पर आपकी टिप्पणी सर? मैं यही तो कह रहा हूं कि जब जब ईश ज्ञान होता है ना, ईश ज्ञान, तो वो ऐसा ज्ञान होता है जो कि तथ्यों से दूर होता है, क्योंकि ये सब बातें तो हम लोग समझ ही नहीं सकते, हम तो बायोलॉजिकल लोग हैं। बट मैं इनको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये जो सारे प्रावधान हैं, ये तो 1960 के दशक से आए हुए ना, 1971 के दशक से। अमित शाह जी से मैं ये कहूंगा कि अब वो तो बहुत बिजी हैं, उनके पास तो बहुत सारे वकील हैं, एक से बढ़कर एक वकील हैं, तो वो कम से कम सेक्शन 93 एक बार पढ़ भी लें, रूल 93, तो उनको थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैं यही कह सकता हूँ कि, लेकिन इसका बड़ा, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, बड़ा उपहास उठता है होम मिनिस्टर साहब के पद पे वो बैठे हुए हैं, और वो शेषन साहब तो 80s में आए थे ना, ये तो 1971 का कानून है, जो रूल्स बने थे 1971 के, 23 दिसंबर 1971। अब ये ज्ञान कौन देगा इन्हें? तो ये अब इन्हें अंबेडकरवादियों से पाला पड़ा है, ये सब जो ऑफ द कफ बातें करके, हवा हवाई जुमले फेंक के, ये सब करके कुछ नहीं होता। और थोड़ा और पढ़ ले कि उनका कानूनी ज्ञान कितना कम है। जब, और चुनाव तो एक्सपर्ट माने जाते हैं, चुनाव वो तो अपने आप को चाणक्य भी कहलवाते हैं ना, जो भी उसका मतलब होता है, चुनाव के चाणक्य कहलवाते हैं अपने आप को जबरदस्ती लोगों से। लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि गेट बंद हो जाता है उसके बाद, और ये चुनाव की प्रक्रिया जो है 9 बजे तक तो कम से कम समाप्त हो ही जाती है, 12 बजे तक तो हो जाती है, चाहे कितने भी लोग हो गए अंदर। उसके बाद एक एक वोटर का नाम लिखा जाता है, ठीक है। जब गेट बंद होने के बाद सब वोटरों का नाम लिख लिया, जब बीएलओ वो चिट भी दे देता है, तो वो तो फिक्स हो जाती है ना संख्या, उस दिन पोलिंग वाले दिन ही फिक्स हो जाती है। और फिर उसी दिन परम आदरणीय, प्रातः वंदनीय, सायकालीन वंदनीय ने नहीं कहता हूं, क्योंकि वो मोदी जी हैं, दोनों सुबह और शाम दोनों जब उनको वंदना करनी होती है, वो दोनों के लिए। तो ये प्रातःकाल वंदनीय जो है, प्रातःकाल वंदनीय, इनको ये भी पता होना चाहिए कि फॉर्म 17C तो अमित शाह जी उसी दिन भर लिया जाता है, वोटिंग वाले दिन। तो अब फॉर्म 17C भर गया, तो उसके बाद वोट कैसे बढ़ गए, ये है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है उसका, वो भी मैंने बहुत दिमाग लगा के वर्कआउट किया, और वो फॉर्मूला है A+B होल स्क्वायर इज इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2AB। ये जो एक्स्ट्रा 2AB आता है ना, ये मोदी जी ने ये इन मशीनों का जिक्र करके बताया, ये वोट 2 एक्स्ट्रा AB जो आते हैं, ये उस फॉर्मूले से आते हैं, कोई और फॉर्मूला तो है नहीं, वरना पहले दिन सब पता लग जाता है। और फिर एक और बात है, ये परसेंटेज में बदलने की चेष्टा क्यों करते हो?
वोट बता दो ना सीधा। सबसे पहले तो नंबर आते हैं वोटों के। आप एक इतनी क्लिक में मेहनत, चलता है, एक क्लिक। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो मैं एनकोर वगैरह, मुझे तो, मैंने तो बैठ के 2 महीने लगाए मैंने, अब इन्हें 20 साल लगेंगे। मैंने सारा ये लॉ और एक एक प्रक्रिया समझने में और उसको जमीन पे बरतने में 2 महीने पूरे लगाए मैंने। और मेरे 2 महीने का मतलब इन लोगों को, अमित शाह जी की सारी टीम को 20 साल लगेंगे बराबर पहुंचने में। तो अब एनकोर वगैरह की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, वो तो इन्होंने सब ऐप वैप सब बंद करके बंद कर दिए, क्योंकि एकदम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं चुनाव पूरी तरीके से, सारी ईमानदारी दिखाना चाहते हैं। तो उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। लेकिन अब जब आपने ये सब कार्य किए हैं, तो पहले दिन के बाद पहले आप नंबर्स में क्यों नहीं बताते, परसेंटेज निकालते हो। अब आपके पास तो लोग ही ऐसे जो परसेंटेज निकालने में बड़े कमजोर हैं, उनको कई कई दिन पहले परसेंटेज निकालने में, और इस निकालने के चक्कर में नंबर ऑफ वोट्स भी बढ़ जाते हैं। ये सब अपराध हैं। मैंने इसके लिए कार्रवाई कर रखी है पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में, मैंने कंप्लेंट कर रखी है, अदालत में मुकदमा चल रहा है और ये एफआईआर दर्ज होने की मुझे पूरी उम्मीद है। उसके बाद आप अदालत में नहीं, पहले आप पुलिस ऑफिसर्स को बताइएगा अपने कि ये सब जो आपने अपराध किए हैं उसका तोड़ क्या है, उसके बाद अदालत को आपको जवाब देने पड़ेंगे। फिर अगर अदालत आपको बरी करती है तब तब आप बरी होंगे, वरना कानूनी कार्रवाई तो शुरू है। दादा एक चीज पे और मैं टिप्पणी आपकी चाहूंगा। एक खास बात यह है कि एक दलील और आई है जो अब सोर्सेस के हवाले से कहीं ना कहीं सरकार बार बार कहती है और कमीशन भी कई संकेतों में कहता रहा है कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, जो दस्तावेज मांगने वालों की बाढ़ आ गई है। ये बाढ़ सर, आपने तो बहुत अध्ययन किया और आपने लंबा, आप 1960 से लेकर अब तक सारा आप देख रहे हैं, पा रहे हैं। ये बाढ़ कब से आई है, क्यों आई है, इस पे, और तकलीफ इसी की है शायद कि अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, पूरी ताकत से पूछ रहे हैं और मांग रहे हैं, और आप जैसे लोग अड़ गए हैं कि हमें चाहिए। तो यही कुछ दर्द मर्म है इनका, इसीलिए सब कुछ करना पड़ रहा है, ये प्रपंच करने पड़ रहे हैं, और एक गलती से करने छुपाने में कई गलतियां करनी पड़ी। इस पे आपकी टिप्पणी। इस पे भी मेरी 2 प्रकार की टिप्पणियां हैं। पहले तो आरटीआई एक्ट आया क्यों, उसको भूल जाते हैं, क्योंकि 2006 में आया, ठीक। अब आ गया तो उसका प्रयोग नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, बीजेपी ने, आरएसएस ने तो बहुत ज्यादा किया। कोल ब्लॉक, 2G, ये जी वो जी, सब सब किया। तो वो तो ठीक था, बहुत बढ़िया था, आरटीआई बड़ा बढ़िया चल रहा था। 2019 में जब लोगों ने ये आवाज उठाई कि ये तो बड़ी धांधली कर रहे हो आप, मतलब जो बुनियादी है डेमोक्रेसी की, वोट ही आप चुरा रहे हो। नोट तो चलो चुरा रहे हैं अजय अडानी जी और सब मिलके, लेकिन आप वोट चुरा के ही नोट चुरा पा रहे हो, वरना तो आप हट जाओगे, दूसरी सरकार आएगी तो अगर सही कानूनी कार्रवाई हुई तो आप तो जेल से ही बाहर नहीं आ पाओगे। इतना तो कार्य आप कर ही चुके हो। तो आप वोट ही बुनियादी चुरा रहे हो डेमोक्रेसी की, संविधान की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो एक वोट का अधिकार सबको बराबर का देके सबको देश का मालिक बनाया था, वही उसी में आप धोखाधड़ी कर रहे हो। तो 2019 में और 2023 में आरटीआई एक्ट बदला गया सिर्फ और सिर्फ इस कार्य की वजह से। क्योंकि बाकी आप कुछ भी करते रहिए, आप अडानी अडानी बोलते रहिए, आप कुछ भी बोलते रहिए, कुछ बाबा साहब के लिए हम लोग जा जाके एफआईआर कराते रहे, अमित शाह जी के खिलाफ कुछ करते हैं, इनको फर्क पड़ रहा है, जीत के तो फिर इन्होंने आना है और फिर गोल पोस्ट बदलने देनी है जीतेंगे तो सबसे बुनियादी बात जो है ये मशीनों की लड़ाई है, तो उसको एक्सपोज ना हो जाए, इन्होंने आरटीआई एक्ट में बदला। चलिए, मैं तो प्रातः वंदनीय और दोनों प्रातः वंदनीय और एक सायकाल वंदनीय भी के सामने हाथ जोड़ लेता हूं। चलिए जी, आरटीआई एक्ट में नहीं चाहिए हमें, मैंने आरटीआई एक्ट ही छोड़ दिया पूरा। मैं तो आरटीआई एक्ट की बात ही नहीं की अभी तक, मैंने आरटीआई एक्ट की आज तक बात ही नहीं की है इस परिप्रेक्ष्य में। मैं तो बिल्कुल जो 1970 के दशक से लॉ चला आ रहा है, कानून चला आ रहा है, उसके लिए मांग रहा हूं मोदी जी, इतना तो पढ़ाई करा लीजिए अपने लोगों से। ये इलेक्शन कमीशन के पास अच्छे वकीलों की कमी अगर हो गई है तो अच्छे वकील मंगा लीजिए, देश में नहीं मिल रहे, इजराइल से मंगा लीजिए, अमेरिका से मंगा लीजिए, स्विट्जरलैंड से मंगा लीजिए, पर मंगा तो लीजिए। मैंने तो आरटीआई एक्ट की बात ही नहीं की। अब तो आप मेरा नाम ले लेके वहां के आपके चीफ मिनिस्टर साहब भी बोल रहे हैं, चुनाव आयोग भी बोल रहे हैं कि हाँ, ये इस जजमेंट की वजह से हमें बड़ी तकलीफ आ गई है। इंडियन एक्सप्रेस में कोर्ट दे रखा है किसी चुनाव के अधिकारी का कि हाँ, इस जजमेंट की वजह से हमें ये कानून बदलना पड़ रहा है। तो पढ़ तो लें, ठीक से समझ लें। मैंने आरटीआई एक्ट की बात मत दो, आरटीआई एक्ट मैंने कब मांगा? आरटीआई एक्ट जो आरटीआई एक्ट में मांग रहे हैं उनको देना आपका फर्ज है और वो देना पड़ेगा। अगर वो ठीक से लड़ाई लड़ेंगे तो ये चुनाव आयोग, जो इनके सीपीआईओ है ना जितने भी, और जो उनके अपीलेंट अथॉरिटीज हैं, सबके ऊपर फाइन और जुर्माने लगेंगे।
और देनी पड़ेगी। फिर संजीव चतुर्वेदी साहब का एक हम केस कर रहे हैं सीबीआई से, उन्होंने अपनी जो उनके साथ जो मोदी जी ने स्वयं उनके साथ जो बहुत ही अत्याचार कर रखा है डायरेक्ट पर्सनली फाइल पे लिख लिख के, तो आरटीआई एक्ट संजीव चतुर्वेदी जी ने लगाई है आईबी और सीबीआई के खिलाफ कि जो जिस विषय पे उन्होंने नड्डा जी और किस किस के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए लिखा था, सीबीआई की इंटरनल फाइल्स दे दो मुझे, क्योंकि उसकी वजह से उनकी एक एपीआर है वो जीरो कर रखी है। एक व्यक्ति को 15 बार, देखिए गोल पोस्ट, फिर संजीव चतुर्वेदी को 15 बार 15 अपने सालों में आउटस्टैंडिंग मिलती है। जब उन्होंने नड्डा जी के खिलाफ एफआईआर की रिकमेंडेशन कर दी सीबीआई में, तो उनको मिली जीरो। अंदाजा लगाइए आप, जीरो, आउटस्टैंडिंग की जगह एक ही बार जीरो। अब उसके सबूत के उनको झूठा इल्जाम लगाए गए हैं, वो उन्होंने मांगी, तो हमने कंटेम्प्ट लगा रखी है सीबीआई के खिलाफ। और सीबीआई के लोग पिछले 3, 4, 5 साल से डेट लेके जा रहे हैं सिर्फ। तो अगर आरटीआई एक्ट का भी सही प्रयोग किया जाएगा, जैसे संजीव चतुर्वेदी साहब ने, मैं ही उनका वकील हूं उस केस में, किया है, तो देनी तो पड़ेगी राजीव कुमार जी और मोदी जी, बचेगी नहीं इंफॉर्मेशन कोई। तो इसलिए आप अगर डिस्ट्रॉय करोगे तो फिर एक और मुकदमा होगा, तो इसलिए संभाल के रखो, देनी आपको सब पड़ेगी। बिल्कुल। मैं फाइनली सवाल करूंगा आपसे कि एक तो जो आपने कहा कि महाराष्ट्र भी उम्मीद है और दूसरा हरियाणा भी, आपने जो 90 गोल एक साथ मारे हैं वहां और इधर मारने जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद कैसी बैलेट पेपर से चुनाव की जो आपकी लड़ाई है कि अब वही होना चाहिए, ईवीएम हटना चाहिए, तो संभावना क्या देखते हैं? दूसरा फुल फ्लैश कुछ संभावनाएं बनती, ये तो आउटराइट रिजेक्ट करते चले आ रहे हैं। क्या हमारा हिंदुस्तान का कानून जो अब एक बहुत बड़ी तबके, बहुत बड़ी तादाद में, और आप कहते हैं कि जब तक राजनीतिक दल साथ नहीं आएंगे, विरोधी राजनीतिक दल या इसकी भी आवाज उठा रहे हैं, संभव कैसे होगा ये लगता है आपको? फाइनल सवाल। देखिए एक समय में 2000 जो 5 जनवरी के बाद सारा देश, मतलब जनता तो साथ आ गई थी, पॉलिटिकल पार्टीज भी आने लगी थी। फिर जो भी हुआ, मैनेजमेंट अच्छी की उन्होंने, या जो भी करके हमारे बहुत सारे साथी भी छोड़ गए और एक समय पे और पॉलिटिकल पार्टी के नेता भी छोड़ गए हमें। तो एक समय पे तो हम बहुत मुट्ठी भर लोग रह गए थे और बहुत तनहा महसूस कर रहे थे, अकेला महसूस कर रहे थे। लेकिन अब फिर हरियाणा के चुनाव के बाद और अब महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इतनी इति कर दी, मतलब इतनी ज्यादा कर दी कि पूरा देश अब एक बार फिर लामबंद हो रहा है। लेकिन अब हम कानूनी सतह पे भी, अदालतों की सतह पे भी, कानूनी लड़ाई में भी हमारा बहुत अपर हैंड हो चुका है। अब हम स्लाइटली ये कह सकते हैं कि डिस्पाइट ऑल ऑड्स अगेंस्ट अस, अब कानून में, अदालतों में भी हमारा हाथ ऊपर हो चुका है। थोड़ा सा हुआ है, ज्यादा नहीं, लेकिन ऊपर है। तो अब इसमें सवाल सिर्फ इतना है, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे, अब सिर्फ समय की बात है। पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ देंगी तो 90 से ज्यादा सीटों पे लोकसभा की चुनाव दोबारा होगा। फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं पेपर बैलेट से होगा तो क्या होगा। ये सरकार की 240 नहीं रहेंगी, कम से कम 130 से नीचे हो जाएंगी। एक काम तो ये होगा, हरियाणा और महाराष्ट्र में इनकी दोबारा जब चुनाव होंगे पेपर बैलेट से, 17-18 सीटों पे हरियाणा में और 150 से 200 सीटों पर महाराष्ट्र में, तो इनकी 50 से ज्यादा सीटें नहीं रहेंगी महाराष्ट्र में, वहां भी इनकी 17-18 सीटें कम हो जाएंगी। तो दोनों सरकारें गिर जाएंगी, केंद्र सरकार दोबारा गिर जाएगी, क्योंकि मेजोरिटी नहीं रहेगी। अगर इनकी 90 सीटें कम हो गई तो आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या होगा दूसरे चुनाव में। तो ये लड़ाई हम जल्दी जीत सकते हैं 6 महीने या 8 महीने, 9 महीने में, अगर पॉलिटिकल पार्टीज अपने स्लीपर सेल की बात सुनना कम करके हमारे साथ आ जाएंगी। वरना थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, लेकिन होगा तो यही। इसके अलावा अब हम काफी होपफुल हैं, पूरा देश जाग चुका है। और देखिए, हमसे भी ज्यादा, मैं सब मार्केटवाड़ी जो गांव के लोग हैं ना, हमारे पास चाहे जितना भी दिमाग हो या नहीं हो, हम मुट्ठी भर टीम के पास, उन्होंने हम सबसे 10 कदम आगे निकल के ऐसा काम किया है कि मैं खुद उन्हें सलाम करता हूं बार बार, कि उन्होंने कहा लो भाई तुम करो, हम मॉक पोल करा के कर देंगे काम। तो मैंने उनको इसलिए बार बार सलाम कर रहा हूं। और पूरे देश में ये होगा, प्रदर्शन होंगे, आंदोलन होंगे, और पॉलिटिकल पार्टीज को आना पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो जनता की नौकर हैं। हम स्टेक होल्डर सबसे बड़े हैं जनता। पॉलिटिकल पार्टीज को आना पड़ेगा, अपने स्लीपर सेल्स को भगाना पड़ेगा। पेपर बैलेट से ही लेकिन चुनाव होंगे और बहुत जल्दी होंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। इसमें एक चीज और उठती, मैं उस पर खत्म करूंगा कि ये जो 93 में जो संशोधन है, आप वो मत बताइए कि किस, लेकिन क्या इसके आगे मूव क्या होना, क्या है संभावना, किस तरीके से आपको क्या करना होगा, उस पर खत्म कर देता हूं मैं वहां पर जाके। मुझे तो कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने तो पूरा कानून डिटेल में पढ़ा है, और वो इतने सारे पेजेस हैं, कम से कम इससे, मतलब इससे 10 गुना ज्यादा, इससे करके बताता हूँ क्योंकि नजर नहीं आएगा। इससे 10 गुना ज्यादा पेजेस हैं जो पढ़े हैं मैंने, और मेरी सारे
टीम ने। तो वो देश में बहुत कम 5-6 लोगों ने पढ़े हुए हैं सारे। और उसके बाद मुझे एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस ये है कि मैं चुनाव को अंदर उतर के एक-एक लम्हा जिया हूं मशीनों का, तो मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है। तो ये 93-2 का मेरा मानना यह है कि इससे मुझे और फायदा होने वाला है आने वाले टाइम में। अब वो कैसे होगा वो मैं अदालत में बताऊंगा जब ये ना देने की कोशिश करेंगे मुझे। अभी तक तो मुझे यही नहीं कहा ना, नहीं दे रहे हम इस पे, ये अमल मुझ पे 93-2 अभी तक। अब ये तो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, मुझे तो बताएं कि हम इस वजह से आपके साथ ये कम देंगे। अभी तो यही कह रहे हैं ना, कम देंगे डॉक्यूमेंट्स। तो कम देने की मुझसे बात करेंगे तो मैं फिर कानूनी कार्रवाई करूंगा। अभी तो मुझसे तो कहा नहीं। तो इसलिए देश की जनता निराश ना हो इससे। जो जो ये चाहते हैं करना, वो ये चाहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स 93, क्योंकि 93 इन्होंने पढ़ा नहीं था और पूरे देश को ये बताते रहते थे कि ये फॉर्म 17C उसमें चले जाते हैं स्ट्रांग रूम में। वो सरासर असत्य था, झूठ था। वो हमने अदालत में साबित कर दिया कि फॉर्म 17C जो है वो स्ट्रांग रूम में जाता ही नहीं है। उसकी एक कॉपी बाहर रखनी ही होती है दुनिया को देने के लिए, किसी भी व्यक्ति को देने के लिए। तो अब वो पकड़े गए रॉन्ग फुट पे। अब सीसीटीवी फुटेज वगैरह के बारे में भी ये चाहते हैं, इनकी इच्छा ये है कि ना दें, मगर ये ऐसा कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा कोई खास नुकसान हुआ नहीं है, लेकिन इन्होंने ताकत पूरी लगाई है कि किसी प्रकार से इंफॉर्मेशन दे दें। लेकिन अब भी वो है ना, अदभर गगरी छलकत जाए, तो वो हो गया इनके साथ। अब कैसे हुआ है वो मैं यहां डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन बिल्कुल उल्टा होगा उससे जो ये करने की चेष्टा कर रहे हैं। उसका तरीका मेरे पास है। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बहुत शुभकामनाएं। आपकी लड़ाई आप जल्दी जीतें और जो देश चाहता है कि इसके सच सामने है, सच हर आदमी की केवल यही इच्छा है कि सच सामने आना चाहिए। और आपने कहा कि ये मोदी साहब अगर 100% सही है तो देश ताली बजाएगा, थाली भी बजाएगा कि नहीं वो सच थे। लेकिन गलत है तो उसमें गलत है तो फिर गलत की सजा भी कहीं ना कहीं निर्धारित होनी चाहिए। और आप लड़ रहे हैं। पुनः शुभकामनाएं, आपने हमें वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार महमूद साहब प्राचा। बहुत शुक्रिया मुझसे बात। तो ये थे महमूद प्राचा साहब, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें कठिनाई नहीं हुई है जो कानून में नियम में संशोधन किया गया है ये कर कर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी फंसेगा और सरकार भी फंस चुकी है उनकी जाल में जो उन्होंने बिछा रखा था। और उन्हें उम्मीद थी कि ऐसा कुछ होगा और उनकी लड़ाई अब आगे और रंग लाने वाली और ये नतीजे पर पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी, ऐसा प्राचा साहब ने कहा। तो कुल मिलाकर जो आपने चर्चा सुनी, इस चर्चा को लेकर आपके जो भी कमेंट हो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कीजिएगा। और यदि अच्छी लगे चर्चा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज्वाइन का बटन ना दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।